the king of hair oil. अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कुमार विश्वास पर किया पलटवार। कहा उनसे यही उम्मीद। कुमार ने कहा था ईरानी या पाकिस्तानी से नहीं पड़ेगा फर्क। अखिलेश यादव और मोदी के बीच जुबानी तकरार। मोदी ने कहा हमने दिए शेर तो अखिलेश ने कहा हमने दिए लकड़ बग्घे। आडवाणी को भाने लगे मोदी। अहमदनगर की रैली में मोदी की तारीफ। कहा देश में बदलाव लाएंगे मोदी। अपने बयान पर कायम उमा भारती। उमा ने कहा मोदी नहीं अच्छे वक्ता। लोग रैलियों में मोदी को सुनने नहीं बल्कि उनका समर्थन करने आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री राजीव शुक्ला ने मिलाई उमा की ताल में ताल। और राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं होगी फांसी। केंद्र की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग। न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। अक्सर पता भी नहीं चलता कि दो नेताओं के बीच की विभाजन रेखा दोस्ती की है या दुश्मनी की। दोस्ती और दुश्मनी के बीच आपसी रिश्ते महत्व रखते हैं। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि वैचारिक मतभेद कैसे व्यक्तिगत संबंधों में तब्दील हो जाते हैं और सियासत के बड़े बड़े दुश्मन एक दूसरे के हितों के लिए काम करने लगते हैं। सियासत का फलसफा ही कुछ ऐसा है कि दोस्त न जाने कब दुश्मन बन जाता है और दुश्मन कब दोस्त, इसका पता ही नहीं चलता। एक दूसरे पर जहर और जुबानी तीर चलाते रहे लेकिन आपसी दोस्ती बरकरार रहे। व्यक्तिगत संबंध और वैचारिक मतभेद ये दो ऐसे चालू मुहावरे हैं जिसके सहारे देश की लगभग हर राजनीतिक पार्टी अपना और अपने बड़े नेताओं का भला करवाती रहती है। बड़े नेताओं को संसद तक जाने का आसान रास्ता देना इसी सियासी गुलाटी का नतीजा है। 2014 में भी राजनीतिक पार्टियां अपना यही पुराना खेल खेल रही हैं। मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव, अपनी हर सभा में कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूकते। लेकिन जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बारी आती है तो समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करने से मना कर देती है। ये सेक्युलर राजनीति का तकाजा है या कुछ और? लेकिन 2009 की कहानी सपा ने 2014 में भी दोहराई। मायावती भी कुछ ऐसा ही करती हैं। अगर अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवार उतारा तो वो सिर्फ प्रतीकात्मक होता है। बीजेपी ने भी एक तरह से रायबरेली में अजय अग्रवाल और अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट देकर राहुल और सोनिया गांधी को एक तरह से वॉकओवर दिया है। बदले में कांग्रेस शायद मुलायम सिंह और उनके करीबी उम्मीदवारों के खिलाफ मुश्किलें पैदा नहीं करेगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस अब तक नहीं कर पाई है। वडोदरा में जग हसाई से बचने के लिए अपने महासचिव मधुसूदन मिस्त्री को बलि का बकरा बना दिया। हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भले ही सभी विपक्षी पार्टियां लंबी लंबी बातें करें, लेकिन किसी का इरादा उनको चुनाव मैदान में घेरने का नहीं है। सपा हो या बसपा, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, वाराणसी में सबकी रणनीति मोदी के पक्ष में ही जा रही है। बदले में बीजेपी भी वैसा ही कुछ कर रही है। सबको पता है कि अमेठी के लिए स्मृति ईरानी की दावेदारी सिर्फ ग्लैमर का तड़का लगाने और सुर्खियां बटोरने के लिए है। हकीकत यह है कि वो राहुल गांधी के मुकाबले वहां कहीं नहीं टिकती। लखनऊ से राजनाथ सिंह हो या गांधीनगर से आडवाणी या फिर विदिशा से सुषमा स्वराज के खिलाफ विपक्षियों ने ऐसा उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जिससे उन्हें कोई मुश्किल आए। करुणानिधि और जयललिता दोनों राजनीति के कट्टर शत्रु भले ही हैं, लेकिन चुनाव मैदान में एक दूसरे का सामना कभी नहीं करते। माया और मुलायम कभी आमने सामने क्यों नहीं होते? राहुल और मोदी का सामना कभी हो पाएगा? ममता बनर्जी के खिलाफ वामपंथी कभी अपने सबसे बड़े कामरेड को क्यों नहीं मैदान में उतारती? राजीव गांधी ने 1984 में बड़े नेताओं को जिस तरह से घेरा था वैसा कांग्रेस फिर क्यों नहीं कर पाती? बेल्लारी में सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज की चुनावी जंग, इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण का जीत का इतिहास क्या कभी दोहराया जाएगा? या फिर राजनीतिक पार्टियां आपसी चुनावी नूरा कुश्ती लड़ती रहेंगी और तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय गाती रहेंगी?
स्पेशल डेस्क, चैनल वन न्यूज। तो इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रणव झा और भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत तिवारी, और हमारे साथ हैं हमारे कुलीग पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। पहला सवाल रमाकांत तिवारी, राहुल गांधी को एक पैसेज देना था पार्लियामेंट आने के लिए, तब आपने स्मृति ईरानी को भेज दिया। ये अगर नहीं भेज जाती तो ऐसे हाउस में उनको आना ही था। ये जो खाना पूर्ति कर रही है बीजेपी दिखाने के लिए कि हमने एक कैंडिडेट दिया, स्मृति ईरानी को अमेठी का भूगोल तक नहीं पता है। आपकी पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी ससम्मान संसद में लौटे, और ये उनके सामने मुकाबला एक दिखावा है। देखिए, जो भी हम चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करते हैं वो उसकी विनेबिलिटी को ध्यान में रख करके करते हैं जी। और राहुल गांधी को इजी पैसेज हम दे रहे हैं पार्लियामेंट में जाने के लिए, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। स्मृति ईरानी जी बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं और उनका काफ़ी दबदबा है और वेल नोन है वो। और दबदबा है मतलब ये कि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, इसलिए पार्टी में दबदबा है, और उनका कोई असर वहां नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका पुराना राजनीतिक काफी लंबे समय से वो राजनीतिक, मात्र वो 9 साल गुजारा है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में। इन 9 वर्षों में उन्होंने उसके पहले वो किसी और काम में थी। वो 9 वर्षों में उन्होंने ठोस कार्य किए हैं और अपना एक स्थान बनाया है, और उसी के आधार पर वो आज राहुल गांधी को टक्कर देने की स्थिति में है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो थोड़ा मुझे समझाइए, ठोस काम क्या किया है स्मृति ईरानी ने, और पार्टी में उनका क्या योगदान है इस समय? सिवाय इसके कि दिल्ली में वो चांदनी चौक से चुनाव हार गई, सिवाय इसके कि वो एक टेलीविजन आर्टिस्ट हैं, सिवाय इसके कि वो पार्टी की महिला इकाई के अध्यक्ष रह चुकी हैं, पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष रह चुकी हैं, इस समय पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, और पार्टी के बहुत से कार्य उन्होंने किए हैं। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया है। और जो पुराना आप इतिहास बता रहे हैं, इस तरह से, इस दृष्टिकोण से तो सभी नेताओं का कोई ना कोई पुराना इतिहास है। जैसे अरुण जेटली जी वो पहले जाने माने वकील रहे हैं, तो इस तर्क में तो कोई आधार नहीं है। आपको खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से भले ही आप सड़क और संसद में झगड़ते हों, बट आपके पार्टी के नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 11th आवर में खासी मदद कर दी है, और वो शायद निश्चिंत हो गए हैं राहुल गांधी। जहाँ से हमारे मित्र रमाकांत जी ने छोड़ा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था कि आखिर क्या कारण है। तो जब उनकी उपलब्धियां गिना रहे थे आप ईरानी जी की, तो उसमें एक चीज़ जो बताना भूल गए, याद दिलाना भूल गए आप दोनों, कि उनकी एक खासियत और है कि 2004 में वो गुजरात गई थी और उन्होंने वहाँ जाकर आमरण अनशन किया था, और उस पर मैं आऊंगा और वो भी उनकी उपलब्धि है, उनका वो ऐतिहासिक बयान भी जी। तो आमतौर पर जो देखा जाता है राजनीति में, जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ये इस मनसा से जाता है कि वो चुनाव लड़ेगा और सीट निकाल के देगा पार्टी के लिए। कई बारी क्या होता है, तिवारी वही कह रहे हैं कि हम, कई बारी क्या होता है कि एक हर पार्टी ये चाहती है कि जब हमारा जो बेहतरीन कैंडिडेट हो वो हम जाया ना जाए, ऐसा ना हो कि जहाँ किंतु परंतु की संभावना हो, तो उसके मुकाबले जो है बेसिकली रिस्क और गेन का बात होता है कि ऐसी जगह से लड़ाया जाए उसको कि जहाँ से कि उसको जीतने की संभावना ज़्यादा हो। तो इसलिए आप देखेंगे 2 दिग्गजों में जो है वो ठंडा कम है, वो कहीं ना कहीं जब कोई बहुत नेशनल वो बन जाए, मुद्दा बन जाए या कुछ, अब जैसे कहें कि उदाहरण के लिए अगर कहें कि राजनारायण जी जब चुनाव लड़ रहे थे 1977 में, तो वो बड़े थे या अदने कहेंगे उनको, या आप अभी फिलहाल दिल्ली विधानसभा का उदाहरण लें कि 28 विधायक जो चुन के आए वो बड़े उम्मीदवार थे या छोटे उम्मीदवार थे। आज भी देखें 7 उम्मीदवार जो आपके लड़ रहे हैं केजरीवाल पार्टी के, वो उनको आप किस तरह कहेंगे, हल्के उम्मीदवार कहेंगे, भारी उम्मीदवार? अगर वो जीत जाएं तो बहुत उसको हम जाइंट किलर कहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कि ये हर आदमी मंशा जो होती है बेसिकली है कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव लोगों को खड़ा किया है दिल्ली में, किसी न किसी रूप में दिल्ली से उनका जुड़ाव रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी
को शायद अमेठी ये का भूगोल तक नहीं पता मैं है। उसी उत्तर जी। पे आ रहा था कि क्या होता है राजनीतिक पार्टी में जी। कई तरह के खेमे मैं होते हैं, ये कहना गोलबंदी चाहूंगा होती कि है। क्या मैं खत्म कर क्या लेता हूं। क्या आप जी, ये बताएंगे मैं कि अपना राहुल जवाब गांधी खत्म को कर दूं। अमेठी का मैं ज्योग्राफी अपना पता है जवाब क्या? हमको जरा- मैं जवाब जी, खत्म जी। कर लूं अपनी जवाब कि क्या होता है कि राजनीतिक में अलग अलग गुटबंदी होती है। उसमें क्या होता है, कभी कभी आदमी जो है वो सियासत का शिकार हो जाता है। वो एक धड़ा जो है वो उसका उपयोग कर लेता है कि इसको लड़ा दो, कि इसको अपना कद पता लग जाए कि चुनाव जीत के आए, उसको कितने वोट आए, कि आगे जो है उसका भविष्य जो है वो तय कर देगा। ये हमारी कई बार पार्टी ये की निर्णय राजनीति होता नहीं है। और आप देखेंगे ये- किस तरह से आदमी जो है ये ये हमारी मैं पार्टी आपको की बताता हूं, राजनीति आपको बताता हूं, हाँ, लेटिंग जी। जी मैं ये कह रहा था कि ये उदाहरण, क्योंकि दो लोगों का नाम चल रहा था। आप देखिए उसमें जो राजनीतिक में परिपक्व हैं, आपको उमा भारती जी, उन्होंने मंशा जाहिर की कि नहीं, मैं जहां से लड़ रही हूं वहीं से मैं संतुष्ट हूं, और उन्होंने अपना जो है वो विड्रॉ कर लिया। और ये जो है ये राजनीतिक सुलीक नहीं, उन्होंने कहा फिर तो आपको बीजेपी के प्रति थैंकफुल होना चाहिए कि बीजेपी ने आपको एक ऐसा कैंडिडेट दिया कहां से है विड्रॉ जो किया ग्लैमर के आपने? तड़के हाँ, के साथ हम जब कोई राहुल गांधी को संसद अगर आने आप के चुनाव अलावा लड़ेंगे, आपने आपको बताया बताता हूं नहीं। कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि कोई भी आदमी ये नहीं समझता कि मेरे सामने जो हल्का है वो, और इस कारण से वो कम प्रचार करता है या कम मेहनत करता है। वो उसको यही समझ के करता है कि ये तो एकेडमिक बातें हुई। मनोज वर्मा, संसद के अंदर और बाहर पॉलिटिकल पार्टी खासकर बीजेपी राहुल गांधी को कोसती है, उनके नेता उनको कोसते हैं, मन से निशाना बनाते हैं, उनकी कमियां गिनाते हैं, उनको साहबजादे कहते हैं, लेकिन जब उनके सामने मुकाबले के लिए किसी को खड़ा करने की बात आती है तो वही पार्टी उनके सामने एक ऐसा कैंडिडेट पेश करती है जो कोई मायने वहां पर नहीं रखता है। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मनोज वर्मा जी, आप आते हैं आपके पास। नहीं, देखिए हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। पार्टी के पास ऐसा नहीं बीजेपी का दमदार नेता नहीं थे, कई नेता हैं दमदार। अच्छा रहता कि अरुण जेटली अमृतसर की जगह अमेठी से चुनाव लड़ते तो शायद मुकाबला और रोचक होता, और सुषमा जी रायबरेली से मोदी तो और मोदी अच्छा लड़ते, रहता, मुजफ्फरनगर से एक हो सकता है। लेकिन ये भारतीय राजनीति का कि कल्चर धीरे धीरे बनता जा रहा है कि खूब पब्लिक के सामने जोर जोर से गालियां एक दूसरे को दो, और जब बात लड़ने की आए तो सॉफ्ट सॉफ्ट रास्ते देख लो, बच के निकल जाओ थोड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली सबका टारगेट तो संसद भी में ही पहुंचना है ना। तो सारे बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ अपनी सुविधा की राजनीति अपनाते हैं, एक सॉफ्ट राजनीति अपनाते हैं। अब मुलायम सिंह यादव कांग्रेस को खूब कोस रहे हैं, लेकिन उनके दोनों शीर्ष नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं। तो ये जो राजनीति है वो केवल बीजेपी कांग्रेस के बीजेपी नहीं, सपा भी राजनीति वैसी कर रही है, बसपा भी वैसी राजनीति कर रही है, उधर दक्षिण में देखें तो वो भी दूसरे दल भी वैसी राजनीति कर रहे हैं। तो जितने ये दल हैं राजनीतिक दल, वो जनता के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन बात जब असल में लड़ाई की आती है तो बच निकलने का एक रास्ता भी खुला रखते हैं। क्योंकि संसद में देखिए कार्रवाई आपसी सहमति से भी चलती है। हम लोग देखते हैं, संसद में भी देखते हैं कि कई मुद्दों पर मतभेद होते हैं, लेकिन अंततः एक रास्ता मिल बैठ के निकालना ही पड़ता है। जी जी। रमाकांत तिवारी, राहुल गांधी के प्रति आपकी पार्टी की हमदर्दी समझ में आती है, शायद इसी कारण से मैं अभी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सिर्फ मैं ये कह रहा था कि हमदर्दी समझ में आती है, आपके नेता उनको कोसते हैं, लेकिन जब उम्मीदवार देने की बात आती है तो आपकी पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को वहां पेश करती है जिसका वहां का भूगोल नहीं पता है, वहां का मिजाज नहीं पता है, समस्याएं नहीं पता है, और पहली बार वहां गई भी नहीं है। सिर्फ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता, नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि 2004 में स्मृति ईरानी पार्टी में शामिल हुई थी और उसी के तुरंत बाद एक स्वर्ण दुकान का, शोरूम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना देने की धमकी दी थी, उनकी आलोचना की थी और यह कहा था कि जो कुछ भी हुआ गोधरा में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप वह व्यक्ति आज आपके लिए आराध्य बन गया। आप मुझे बताइए, वो स्मृति ईरानी आपके लिए आराध्य बन गई आज। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अमेठी को कितना जानते हैं, कितनी बार वहां से वो लोकसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं? क्या उन्होंने अमेठी को पिछले 10 साल से वो लोकसभा के मेंबर हैं, तो क्या अमेठी से और प्रत्येक महीने वहां जाते हैं 4 लाख वोटों से वो प्रत्येक महीने जाएं या 2004 में आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। 9 में जी, वो हर महीने जाएं या रोज जाएं, क्या उन्होंने अमेठी को हांगकांग बना दिया जी? क्या रायबरेली को सोनिया गांधी ने ताइवान बना दिया जी? क्या टोक्यो बना दिया? क्या किया उन्होंने? कोई विकास का कार्य नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इंडस्ट्री है, इनकी कॉलेज है, निफ्ट है। प्रणव झा आपके पास आते हैं, आप टीवी पे देखिए वहां सड़कों की क्या हालत है, वहां पे लोगों के
जी, प्रणव झा, जैसा रमाकांत तिवारी कह रहे हैं कि आप स्मृति ईरानी को कम कर मत आकिए। हम सिर्फ बात स्मृति ईरानी की नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बरेली में भी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिससे आपके कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कोई मुकाबला नहीं है। वो एक एडवोकेट हैं, 2-4 मुकदमे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़े होंगे। उन मुकदमों को क्या परिणति हुई भी बहुत क्लियर नहीं है, लटके हुए मामले हैं। इसलिए साफ संकेत है। और इससे भी नहीं, और इससे भी कि मुलायम सिंह यादव ने आपके दोनों नेताओं के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं दिया है, वो उन्होंने मेहरबानी बरती है। तो सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं कि राजनीति में ऊंचे लेवल पे जो हमदर्दी है, उस हमदर्दी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? आपका प्रश्न समझ गया जी। ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने कहा है आज कैंडिडेट नहीं दिया है सपा ने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं दिया है। मेरे ख्याल अब तक एक बार उनके राजनीतिक इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है कि जब राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दिया है। और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझसे जानेंगे। आज संयोग से अखिलेश जी ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया आज। जी बोलिए। उन्होंने बताया कि राजनीति में जो कट्टरपंथ है उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि सेक्युलर पार्टियां इकट्ठी हों और एक दूसरे की मदद कर सकें। बिल्कुल जी। जिसको कि हम ये, जिसको मैं कट्टरपंथी तो आप उत्पन्न कर रहे हैं, राजनीतिक शिष्टाचार कहूंगा। आपके सेक्युलरिज्म से ये जो बाहर दिखावा है, आलोचना, उसको क्या नाम देना चाहेंगे? उत्पन्न हो रहा है। जब मोदी आपके नेताओं को कोसते हैं और उनको ललकारते हैं तो वो कौन सा शिष्टाचार है? नहीं, कोसते नहीं है, ऐसे शब्द का प्रयोग हम दोनों, मोदी जी बहुत ही सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कोसते नहीं है। चाहे वो इटली के कुतरी कहें या फिर टायर के नीचे आने वाले पिल्ले कहें। नहीं, वो उन्होंने नहीं कहा, लाल सिंह ने वो ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कुछ और कहा है। वही बता रहे हैं मार्ग से भटके ना जी। मैं ये कह रहा था कि हम बात कर रहे थे स्मृति ईरानी जी के बारे में कि जब हम लड़ते हैं या मोदी से, क्या हमने उनको वहाँ गुजरात में जो उनके विरुद्ध हमने वडोदरा से जो उनके अगेंस्ट कैंडिडेट दिया है, वो हमारे वहाँ के सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं। लेकिन उनके बारे में तो जब हम बनारस से आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जाने की जरूरत नहीं थी, जब हम दिल्ली में माला पहना देते हैं। जब हम बनारस से कैंडिडेट देंगे तो हमारी मंशा ये होगी कि मधुसूदन मिस्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री वहां सबसे वीक कैंडिडेट हैं जी। नहीं, वडोदरा में। और आपको गलतफहमी है। गुजरात में जो अगर एक आदमी इनको टक्कर दे सकता है, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं यही होऊंगा, आप भी होंगे, 16 मई का इंतजार करूंगा और आप देखेंगे कि ये उनको परास्त भी करेंगे। अरे अभी ये बात जो है आपको मेरी बड़ी बात लगेगी, और ये कांग्रेस की बात मैं कह रहा हूं। बनारस का रुक जाइए आप। कांग्रेस पार्टी से उम्मीद की जाती है कि वो दिन में सपने देखना छोड़ दें, लेकिन जब आप सपने देखना शुरू करते हैं तो कई दफा आपका आकलन गलत साबित होता है। मुझे बात पूरी करने दें कि कहां, एक उदाहरण बताएं कि किस व्यक्ति के अगेंस्ट में, किस नेता के अगेंस्ट में हमने कमजोर कैंडिडेट दिया है। वो होता क्या है, जब आप देखेंगे इसके लिए एक थोड़ा सा उस बैकग्राउंड में जाइए कि किसी भी जगह क्या होता है कि एक क्षेत्र में एक ही नेता होगा जो वो कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, और उसके सामने जो है, जो भी अगर दूसरा व्यक्ति आपके नेता तो छोड़ के चुनाव भाग रहे हैं, वो क्या करता है, वो अपना क्षेत्र बनाने के लिए दूसरी जगह से को तलाशता है जहां जाकर वो अपना वजूद बनाता है, और ओवर द ईयर जो है उस क्षेत्र का नेता होता है। तो जब कोई व्यक्ति उसके सामने वो लड़ने जाएगा तो उसके सामने वो अदना ही दिखेगा जी। तो चिदंबरम के बेटे को आपने टिकट दिया, हम उसमें आते हैं जी। मनोज वर्मा, अगर हम बात करते हैं अमेठी और बरेली की, तो उसके अलावा हम बात कर रहे हैं लखनऊ के भी। लखनऊ में जहां आप पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिसका नाम है जावेद जाफरी, जिनका वहां से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वहां एक बड़ा चंक है मुस्लिम वोट बैंक का, और इसलिए उनको हम उतारा गया है ताकि वो उनके लिए वो खतरा और थ्रेट बन सके। लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि यह कलाकार, मुझको लगता नहीं है कि वो कभी स्वयं के बारे में ये सोच पाते होंगे कि वो उस समुदाय से आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां उनको इस तौर पे देखती हैं कि वो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, लिहाजा उनको वहां खड़ा किया जाए।
देखिए, राजनीति में जो कलाकारों को खड़ा करने का चलन रहा है वो भी कांग्रेस पार्टी के देन है। जब बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को खड़ा किया गया और बहुगुणा जैसे बड़े नेता को हरवाया गया, तो इसे कहा गया कि राजनीतिक तड़का लगा के कांग्रेस ने चुनाव एक जमे जमाए नेता को हरवा दिया। और अब उसके लिए दूसरी पार्टी वही शायद प्रयोग अमेठी में बीजेपी करना चाह रही है और वही प्रयोग लखनऊ में आम आदमी पार्टी करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी से जो देखें, वैसे तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई आधार मुझे दिखाई नहीं देता। बनारस में केजरीवाल जी का जरूर थोड़ा सा हो रहा है हो हल्ला, लेकिन बाकी किसी पार्टी पे जाते मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन जहां तक लखनऊ की बात हम कहें तो लखनऊ में मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रीता बहुगुणा वहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो मजबूत कैंडिडेट है। पिछली बार मुरली मनोहर जोशी से उसका कड़ा मुकाबला हुआ था। निर्मल खत्री अब हाँ, प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री हैं कांग्रेस के समय अब। और दूसरा अभिषेक मिश्रा को समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। अभिषेक मिश्रा भी कांग्रेस सपा के अच्छे नेता माने जाते हैं वहां पर। लेकिन कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया उम्मीदवार अपना लखनऊ में, उसे आप कह सकते हैं कि भारी उम्मीदवार लाके उन्होंने भी थोप दिया। और वहां पर दूसरे जो दल हैं जिनको वो कोसते हैं भ्रष्टाचार के लिए, सांप्रदायिकता के लिए, उनकी राह एक तरह से आसान कर दी। जी जी रमाकांत गोस्वामी, आपका समाते हैं समय, एक छोटे से ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। जी रमाकांत गोस्वामी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्मृति ईरानी और अजय अग्रवाल को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपकी बात करना चाहता हूं।
देखिए, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे रायबरेली के उम्मीदवार अजय अग्रवाल को कमजोर कैंडिडेट बताया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने ऐसा कहा इस समय वो तो आप मान रहे हैं जी, तो नहीं हम मान नहीं रहे, अच्छी बात आपकी बात। देखिए एक मिनट, इस समय कांग्रेस की और सोनिया गांधी की हालत इतनी पतली है कि अजय अग्रवाल टाइप के लोग उनको अजय अग्रवाल जायंट किलर बन करके निकलेंगे। और दूसरा, अजय अग्रवाल कोई मामूली ये तो 1977 में राजनारायण ने भी ऐसा नहीं कहा था कभी जी। नहीं, अगर उन्होंने नहीं कहा था तो मैं कह रहा हूँ वो अजय अग्रवाल के हाथों हारेंगे और वो जायंट किलर बन के बाहर। रमाकांत तिवारी, बताइए। सवाल ये है कि रेल मंत्री पवन बंसल को सरकार से हटाने के लिए आपकी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि उनके भांजे ने पैसे का सौदा किया, डील किया था। उस कारण से पवन नहीं, अभी मैं अपनी बात, हमने सवाल नहीं किया, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, विपक्ष का जो मैं सिर्फ सवाल जानना चाह रहा हूं कि एक भांजे के डील के कारण पवन बंसल की नौकरी गई, ही लॉस्ट हिज जॉब। उसके बाद सतपाल जैन चंडीगढ़ में आपके 2 टर्म एमपी रह चुके हैं, आपके पार्टी के एडवोकेट सेल के वो मेंबर हैं, अधिकारी हैं, उनको अब टिकट नहीं दिया और आपने ग्लैमर के तड़का के लिए आपने किरण खेर को टिकट दे दिया। नहीं, ग्लैमर के तड़के जैसी कोई बात तो नहीं है। पवन बंसल के प्रति जो आपकी हमदर्दी है वो भी दिखती है, पॉलिटिकल पार्टियों की जो हमदर्दी है। उम्मीदवार का चयन उसकी विनेबिलिटी पर होता है, उसके पीछे बड़ी लंबी इलेबोरेट एक्सरसाइज होती है, उनका क्या पूरी करने के किरण खेर से नहीं, इसका मतलब ये कि सतपाल जैन के नहीं आने, आप ये कह रहे हैं कि सतपाल जैन हार जाते इसलिए उनको नहीं खड़ा किया गया। सतपाल जैन क्या था, फिर वो लोकल थे, एमपी रह चुके थे, आपकी पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। देखिए हमने, लेकिन आपने एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया जो आपको लगता है कि चक्कर में चुन के आ जाएंगे। सुनिए, उम्मीदवार को निर्धारित करने के लिए जो हमने इंटरनल एनालिसिस, तो ये जो कारण है वो तो डेफिनेटली हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। हम जब ये कन्विंस हुए हैं कि इन कैंडिडेट से हमको अधिक मत मिलेंगे और इनकी विनेबिलिटी ज्यादा है, स्वाभाविक है हम उनको खड़ा करेंगे। अब ये आवश्यक नहीं है कि प्रणव झा, मैं इनके पहले प्रश्न का मैं आपको जवाब मैं अब सवाल प्रणव झा फॉरगेट अबाउट अमेठी और बरेली, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जवाब दे रहा था जी अब ये अनुत्तरित रह गया कि उन्होंने जैन साहब को क्यों नहीं टिकट दिया। इसका कारण मैं बताता हूँ क्या हुआ कि इनके शीर्ष नेतृत्व को ये भय है कि जब मैं चुन के आऊं, जब वो हो, शीर्ष नेतृत्व को कोई भय नहीं है। बीच में ना रोके बात, ये आप बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं, उस कोटे के बारे में बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार। आप ऐसी कोई, आप ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग दिया जाए जो किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। यही कारण है कि 70 लोग आप भय शब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो प्रो अडवाणी थे, इसलिए लगता था कि आज अडवाणी जी पैदा कर सकते हैं। आज अडवाणी जी, मेरा सवाल यह है कि अगर हम अमेठी और बरेली की बात छोड़ भी दें, सहरसा में आपकी पार्टी ने क्या गठबंधन ने एक ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया है जो अभी हाल में जेल से निकला है, पप्पू यादव। अब वो शरद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सहरसा में पप्पू यादव को आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, और जो अभी हाल में एक मर्डर केस के मामले में कई वर्षों से जेल में थे और वो अभी हाल में छूटे हैं, और आपकी पार्टी और आरजेडी मिलाकर के वो एक संयुक्त कमेटी। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं इस बारे में। जहां तक मेरा ख्याल है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आरोप से बरी किया है। नहीं, बरी नहीं किया, उनके एक मामले में उनको रिहा किया है जी। अच्छा, तो अगर वो कानून से बरी है तो फिर क्षम में है, तो फिर दोनों वहां नहीं, जिस पार्टी ने टिकट दिया वो भी जेल से अभी निकला है। लालू यादव लालू यादव 20 साल बाद जेल गए और सीबीआई की मदद से जिसका इस्तेमाल आपकी पार्टी करती रही है, उनके जरिए वो छोड़ दिए गए। इतनी साधारण सी बात है कि लालू यादव, तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भी इस तरह की तुष्टिकरण करती है। लालू बड़े नेताओं को पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए ऐसे उम्मीदवार दो जो चुन के आ जाए। वो गठबंधन पार्टियों में आप इसे क्यों कह रहे हैं? अभी बताते हैं आपको। अरे हम राजनीतिक पार्टी हैं, देखिए हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम कोई भजन मंडली नहीं है। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे। गठबंधन होता है तो दो पार्टियों में होता है, व्यक्तियों में गठबंधन नहीं होता है। राजद, राष्ट्रीय जनता दल, वो भी एक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो कैंडिडेट को आप तय करेंगे कि इस व्यक्ति को आप खड़ा कर रहे हैं, उसका अतीत क्या है?
ये तो तय करेंगे आप। अगर उसके अतीत में दिक्कत होती तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लेता, उसको चुनाव नहीं लड़ने देता। उसके ये एक अलग ये काम जो है जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक अवधारणा है उस व्यक्ति के बारे में, हाँ, तो पप्पू यादव के बारे में, अगर वो बिहार में अपराध के प्रतीक बिल्कुल, है। अगर वो कोर्ट, अगर लालू यादव के बारे में कोर्ट को ऐसा लगा कि उनको नहीं लड़ना चाहिए, उन्होंने रोक दिया, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बंदा सामाजिक न्यायिक प्रक्रिया जो है वो न्यायालय के ऊपर है। क्यों ना हो, न्यायालय अगर वो बदनाम होगा, उस योग्य होगा, तो न्यायालय उसको उसके ऊपर अंकुश लगाएगा। जी मनोज वर्मा, ये जो नए तर्क आते हैं कि कोर्ट ने उनको दागी साबित नहीं किया है, सामाजिक मान्यता उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी हो, जब तक कोर्ट उनको जेल नहीं भेज दे लालू यादव की तरह, तब तक वो अपराधी और क्रिमिनल नहीं है, दोषी नहीं है। ये जो परसेप्शन है पॉलिटिक्स में कि जनता ने चुन के भेज दिया इसलिए पाक साफ हो गए, इस पर आप और अगर आरोपित अगर हमें कहते अगर हमारी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे होते, आपकी पार्टी उसमें, आपकी पार्टी का उसमें हाथ है, आपकी पार्टी का सपोर्ट है, आपकी पार्टी का गठबंधन है, वो हमारी मजबूरी है। मनोज वर्मा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ मुकदमे के नाम पर उस व्यक्ति को संरक्षण देती हैं क्योंकि वो कन्विक्ट नहीं हुआ है, लेकिन सामाजिक नजरिए में वो व्यक्ति जनता उसको हरा देगी ऐसे कैंडिडेट को। देखिए ऐसे कई हैं। राजनीतिक दलों के बारे में एक बात अगर कही जाती है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, तो वो दिखता भी है। राजनीतिक दल दरअसल अपनी विनेबिलिटी को देखते हैं, उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए होता है वो जो जीत सके, उसका चाल चरित चेहरा। अब तो फिर भी चर्चा होने लगी है, लेकिन 90 और 80 के दशक में तो लोग डकैत तक खड़े कर दिया करते थे चुनाव मैदान में, उस समय डकैत भी खड़े होते थे, फूलन देवी भी चुन के आई संसद में। तो ऐसे कई देखे उदाहरण, राजनीतिक दल अपनी सुविधा की दृष्टि से राजनीति करते हैं। वो हमारे देश की राजनीति का लर्निंग एक्सरसाइज, ये एक लड़ाई का मैदान। मैं जो कहना चाहता हूं, देखिए राजनीति, मैं और ऐसे लोगों के आने के लिए हमने आप ही के बारे में बोल रहा हूं, राजनीति का मैदान एक लर्निंग एक्सरसाइज, आप ही को उसमें बोल रहा हूं। राजनीति का क्या है, राजनीति ये कोई युद्ध का मैदान तो है नहीं, टैंक लेके आमने सामने लड़ेंगे। अरे भाई कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से चले जाएंगे ना। अगर मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जितवाने या हरवाने से मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं उस हिसाब से कैंडिडेट तय करूंगा। अगर अरुण जेटली को अमृतसर से सुविधा लगती है, जयपुर से नहीं लगती है, दिल्ली से नहीं लगती है, तो वो अमृतसर से लड़ेंगे, वहां प्रकाश सिंह बादल उनकी मदद करेंगे। तो राजनीति सुविधा से होती है ना। आपराधिक मामला है नहीं, आपराधिक तो अरुण जेटली का आपराधिक मामला नहीं कह रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे ये कह रहा हूं सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। बादल साहब वहां जितवाएंगे, इसलिए वहां से गए। हम उसकी विनेबिलिटी भी देखते हैं। मैंने कहा कि राजनीतिक दल से विनेबिलिटी देखते हैं, और किस प्रकार का उनका सपोर्ट बेस है। रमाकांत गोस्वामी तिवारी, सॉरी रमाकांत तिवारी, आपकी पार्टी खासा हताशा में जी रही है। बिल्कुल नहीं, जो आपको बता रहा हूं मैं, हमारी पार्टी का मोरल इस समय हाईएस्ट है। बिल्कुल आपकी पार्टी ये शब्द जो आपने कहा, ये तो आपको कांग्रेस के लिए कहना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूं आपके बारे में। कांग्रेस की हालत इस समय टाइटैनिक शिप के समान है। बिल्कुल जो कभी डूबने वाली है, डूब चुकी है ऑलरेडी। और लोग जो है चूहों की तरह कूद कर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, उनको लाइफ बोट नहीं मिल रही है। उन चूहों को आपकी पार्टी शामिल कर रही है और उस व्यक्ति को शामिल किया है। हम उनको शामिल, मैं वही बोल रहा हूं मैं कांग्रेस के किसी चूहे को हमने शामिल नहीं किया। मैं वही बोल रहा हूं। साबिर अली और प्रमोद मुतालिक, ये दो ऐसे चेहरे हैं आपकी पार्टी में जिनको पार्टी ने 72 और 48 आवर के बीच में पार्टी से निकाल दिया। क्या मजबूरी थी उनको लेने की? क्यों मजबूरी? उनका अतीत आपको पता है? नहीं, उनका अतीत पता है, लेकिन फिर भी आपने ले लिया। इतनी हताशा है कि आपके दफ्तर के जो, देखिए आपके दफ्तर के कुल 6 गेट हेडक्वार्टर के बीजेपी में सभी गेट खोल दिया है, कोई भी कहीं से आओ ज्वाइन कर लो। मैं बता रहा हूं जी, आरके सिंह को जानते हैं आप? विरोध हुआ, आरके सिंह सेंटर में होम सेक्रेटरी थे। उन्होंने आपकी पार्टी के बारे में कहा कि हिंदू टेरर है बीजेपी। उन्होंने मैं बता रहा हूं ये वक्त चिदम्बरम का है। नहीं शिंदे ने कहा बाद में, शिंदे का है और चिदम्बरम का है। उनको इंडोर्स किया आपके होम सेक्रेटरी ने, उनको पार्टी में शामिल किया, गुलदस्ता दिया। अभी वो बिहार में आरा से आपकी पार्टी मेरी नॉलेज रामविलास पासवान का नाम सुना होगा आपने? रामविलास पासवान ने 12 साल तक आपकी पार्टी को कोसा। चिदम्बरम ने ये आपके पार्टी का चिदम्बरम को शिंदे ने एंडोर्स किया था, आरके सिंह ने एंडोर्स नहीं किया था। और उदित राज कौन? उन्होंने क्या छोड़, मैं 12 साल तक रामविलास पासवान ने आपकी पार्टी के कॉमनर कहते हुए उनको कोसा था, इस्तीफा दे दिया था आपकी सरकार से। 16 अक्टूबर को झुंझुनू में रैली हुई थी, 16 अक्टूबर को, जिसमें रामविलास पासवान जी ने कहा कि बीजेपी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी।
और जो बीजेपी जो है वो तो टेलीविजन है, ट्रांसमीटर इनका आरएसएस है, तो ये वही है। देखिए राजनीति में कोई देखिए एक राजनीति में कोई देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई हताशा की स्थिति है, कोई भी आए ज्वाइन कोई हताशा की स्थिति नहीं है, बिल्कुल। और आपके यहाँ चुनाव समिति के नाम पे पाखंड है, जमात है और ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल पूर्ण बहुमत लेकर सुषमा स्वराज ने साफ क्लियर किया है, हताशा जैसी कोई सुषमा स्वराज ने साफ कहा है कि जो पार्टी के चुनाव समिति में जो कुछ हो रहा है उससे वो सहमत नहीं है, चिट्ठी लिखी उन्होंने। तो हमारी पार्टी ये मालिकिन और नौकर वाली पार्टी नहीं है, प्रणव झा जो भी है हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। प्रणव झा, ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये हमारी पार्टी का एक फीचर है। प्रणव झा, अगर हम बात करते हैं कि बीजेपी में थोड़ा बहुत लोकतंत्र और डेमोक्रेसी दिखती है, लेकिन लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पार्टी है में तो वो भी स्थिति नहीं है क्योंकि सब कुछ 10 जनपद में तय होता है, वहां तो चुनाव समिति भी तय का नहीं है कुछ। अच्छा, CWC क्या है हमारा जी? अगर 10 जनपद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूरा नौटंकी हो या CEC हो, वो फैसला छोड़ते हैं पार्टी अध्यक्ष में। जब चर्चा हो रही है तो पूरा नौटंकी है। जब तो आपके यहाँ भी लगभग वही स्थिति है डेमोक्रेसी की पार्टी के अंदर में, और आपके यहाँ भी राष्ट्र अगर कांग्रेस के सारे नेता सोनिया गांधी, वो आपकी बात बोल रहे हैं, सोनिया गांधी की चरण वंदना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते हैं और सारे निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब एड्रेस 10 नंबर हो जी, तो निर्णय कहाँ हो ये बताएं। अच्छा, वहां होना चाहिए सब कुछ। CWC अगर वहां मिले तो कहाँ हो? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रोड पर रहते हैं और सारे निर्णय जो है वो झंडेवालन में होते हैं। इनका जो पूरी कमेटी बात सुनिए और डिसीजन लेती है। इसमें रोक रहे हैं कि जब गांधीनगर से इनका अनाउंस होता है अडवाणी जी का, तो दौड़ के कहाँ जाते हैं? वो अशोकनगर, अशोक की बात करें, अशोक लोग नहीं जाते, बीच में इनको रोकिए, ये बोल रहे हैं बार बार, ये हमारे झंडेवालन जाते हैं। कांग्रेस भी दूसरी पार्टियों से पीछे नहीं है, वहां भी एक जमात की तरह वो पूरी कमेटी है और सारा फैसला पार्टी अध्यक्ष के जिम्मे है। जैसे बीजेपी में कहां देखते हैं मोदी के अलावा किसी का पत्ता नहीं हिलता, सारे लोग सहमे डरे बैठे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। आपके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इनकी पार्टी के, वो खुद इनके पार्टी में लीडर ऑफ अपोजिशन जैसा भय ऐसी कोई बात नहीं है। सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन, खुद बीजेपी में लीडर ऑफ अपोजिशन हुई है। उमा भारती कहीं से चुनाव लड़ना चाहती, उनका भेजा कहीं जा रहा है। जोशी जी कहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, ये तो आपकी पार्टी में भी हो रहा है, कोई कहीं से लड़ना रहा है। देखिए हम कांग्रेस में इंटरनल एनालिसिस करके जो पैरेलल बताइए, अगर नहीं है तो फिर आप सवाल वापस लीजिए। सुषमा स्वराज की तुलना में लक्ष्मण सिंह कहां फिट बैठते हैं, जिनको आपके पार्टी ने वहां लगा दिया है? क्या विदिशा से कैंडिडेट है हमारे? अगर वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, चाहते थे किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता है? मध्य प्रदेश के रहने क्या? नहीं, विदिशा उनका इलाका रहा है क्या? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कहीं भी आप लड़ सकते हैं, इतना लोकप्रिय है वो। अगर हम वहां से हमारे सबसे सशक्त नेता वो हैं, अगर हम उनको ही ये बात सारा कर सकते हैं, तो हम बड़े नेताओं को पार्लियामेंट में आने दीजिए, क्योंकि राहुल खुद भी कहते हैं ये निराधार है। अगर ये अगर आधार होता तो हम अपना जो है मेरा ये मानना है, एक कैंडिडेट हम कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर में नहीं बर्बाद करते, हम अपना कैंडिडेट रीता भगवान जोशी बर्बाद नहीं करते। हम कह रहे हैं बर्बाद नहीं करते, हम जीतेंगे, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए हमने वहां मजबूत सशक्त कैंडिडेट। मनोज वर्मा, राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं कि बीते 60 सालों से 40-50 लोगों की एक जमात, मैं कांग्रेस के बारे में बात कर रहा हूं, फिर दूसरी पार्टियों के बारे में, घूम फिर करके वही सरकार चला रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो या वो सत्ता में हो। तो एक जो चेहरा है 50-60 का, वही गवर्नमेंट चला रहा है आजादी के बाद से। तो ये जो परसेप्शन है राहुल गांधी की, तो क्या ये साफ नहीं दिखता कि सब लोग हार जाएं, बाहर कुछ भी कहें, लेकिन इन लोगों को सरकार और संगठन में होना ही चाहिए? इस विषय पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं भी कुछ कहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है, मनोज से मैंने पूछा जी। नहीं, अब अच्छा, राहुल गांधी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही है ये बात, लेकिन अच्छा होता, बेहतर होता वो उसके साथ एक बात और भी जोड़ देते कि इस देश को 65 साल में से लगभग 50 साल किस एक खास परिवार ने चलाया, उसके खास परिवार कैसे चलाते रहे इस देश को, इस पे भी डिबेट कर लेते। तो जहां जहां अगर देखेंगे तो कमियां सब जगह नजर आएंगी।
अच्छी बात बोल वो रहे अपने परिवार के बारे में सिर्फ नहीं कह रहे हैं, अपनी पार्टी के वो बारे में नहीं 60-65 लोगों की जो बात वो ये कह रहे हैं कि सारी इस देश पार्टियों को में कुल मिलाकर के 50-60 लोग राजीव हैं जी जो आजादी के बाद से राजीव अभी जी तक ये थी। भी सच है कि इस देश को 40-50 साल एक खास परिवार ने चलाया है उनको और इस मालूम है, सच्चाई से नहीं जो हो बात कहते सकता। हैं वो। इंदिरा जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, राजीव जी का बहुत सम्मान करता ये आप हूँ, नई बात नहीं कह रहे लेकिन हैं, देश का वो खुद ये जानते हैं। लेकिन देश का ये भी सच है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, मैं इसका सोनिया जी, जवाब राहुल दूंगा। जी, ये राहुल भी एक गांधी खास को परिवार है। राहुल गांधी को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है। नहीं मैं जवाब देता हूँ। हम परिवारवाद की मैं- बात मैं नहीं कर एक रहे हैं। मिनट मैं कह रहा हूं बोलना चाहूंगा। इंडियन पॉलिटिक्स में 50-60 ऐसे चेहरे हैं जो बीते 20, 25, 30, 40 देखिए, सालों राहुल से गांधी वो को- खुद और उनका परिवार अब राजनीति में रिटायरमेंट तो नहीं है ना राजीव जी, राहुल रिटायरमेंट की एज तो फिक्स है ही नहीं कि 60 साल बाद घर जाओ अपने। अब रमाकांत- लड़ाई लोग चुनाव। मैं रमाकांत तिवारी, एक मिनट, मेरी बात रमाकांत सुनिए। तिवारी, मुझे ये पहले बताएं। मेरी बात जी, सुनिए। जी। राहुल आप ही गांधी के बात सुनने के लिए मैं जानना चाह रहा हूं। मैं राहुल जो जी। इन्होंने कहा उसकी प्रतिक्रिया मैं देना चाहता हूं। जी। राहुल गांधी को भारतीय प्रतिक्रिया राजनीति नहीं का- मांग रहे आपसे, इन्होंने अपनी बात कह दी। मैं कहना जी। चाहता हूं भारतीय राजनीति का राहुल गांधी को बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है। जी। वो न केवल अपनी 4 साल इनको हुआ राजनीति में, कह रहे हैं हमारे लीडर को ज्ञान नहीं है। वो सभी बताइए जरा पार्टियों इनको। सभी पार्टियों पे इस तरह के इमेच्योर बयान देते रहते जी। हैं और हम लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। नहीं, राहुल जी का प्रशंसक है, नरेंद्र सही मोदी वो ने कह जो रहे कुछ हैं कि बयान 60 जारी साल किया बाद। बिहार वो के 40-50 के महीनों में। 40-50 के आधार पे कह रहे जी। हैं, सिर्फ 2 बोलना चाहिए, वो और उनकी माँ। जी 40-50 कहां से आ गए आप कह सकते हैं, हम भाई? नहीं कह सकते। 40-50 100 ये तो आपके हमें कहना डिबेट को चाहिए। चैलेंज कर रहे हैं, आपने हमें जवाब कहना किया चाहिए। हुआ है। प्रणव झा, एक परिवार प्रणव झा, माँ बेटा शासन प्रणव झा, कर रहे हैं हम देश यहाँ बात पे परिवारवाद और की बोल रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 40-50 बात को आगे बढ़ा लोग देते हैं। हैं। हम परिवारवाद की इनकी बात बात को नहीं आगे कर बढ़ा रहे हैं। हम देते ये बात कर रहे हैं कि बड़े नेताओं के बीच दूसरी पार्टियों का आपस में एक गठजोड़ है जो चाहती है कि उस पार्टी के मुख्य नेता पार्लियामेंट में दिखें, उसके खिलाफ जो कैंडिडेट हो वो ऐसा एक नॉमिनल कैंडिडेट दे दिया जाए ताकि वो आसानी से चुन के आ सके। तो ये जो फंडा है पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी ऐसे किसी फंडे का अंग नहीं है। जनता के बीच में उनकी आलोचना करें, उनको कोसें, उनकी कमियां गिनाएं, लेकिन जब नहीं, उम्मीदवार देने नहीं, की बात आती है नहीं, तो ऐसा वे नहीं ऐसे है। उम्मीदवार को पेश करते हैं ताकि वो आसानी से पार्लियामेंट पहुंच सके। ये सत्य नहीं ये जो है। पाखंड है पॉलिटिक्स का, ये इसके बारे पाखंड, में ऐसा कोई पाखंड जी नहीं हाँ, है राजनीति में। प्रणव झा। मैं आपकी बात मैंने बहुत धैर्य से सुना और रमाकांत जी से विनती है कि बीच में कृपया ना रोकेंगे। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। उसके पहले मैं मनोज जी ने जहां बात छोड़ी थी कि राहुल जी अक्सर कहते हैं कि पिछले उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसमें उन्होंने ये देखा कि देश के 40-50-60 लोग ऐसे हैं जो कि राजनीति को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों में देखें या राष्ट्रीय पार्टियों में देखें। और उनका जो प्रयास था उन्होंने ये कहा बीजेपी के लिए मत कहिए। कहिए, देखिए जरा कि आप उनका जो हमारी प्रयास पार्टी था बीजेपी के लिए मत उसको बोलिए बदला जाए कि हमारे यहाँ 40 लोग हैं वो पार्टी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक प्रोसेस हुआ, 2 बातें बता दूं कि जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का जो डेमोक्रेटिक चुनाव हुआ, 70 लाख मेंबरशिप है, उस आधी महिलाएं पार्टी का हैं। भले नहीं हुआ हो जी, हाँ, चाहे आपके पार्टी का भले ही नहीं हुआ हो जी, हाँ बोलिए। पार्टी का क्या नहीं हुआ हो? आपने कहा 2 आपके जो पूरक संगठन है एनएसयूआई और जी, कांग्रेस, तो वो करके हम मैं इस बहस इसी को- पे क्या आगे बढ़ा पार्टी के कांग्रेस पार्टी में क्या चुनाव आज जो करके कैंडिडेट उसकी आप मुझे maturity बताइए देखिए कि आज जो कैंडिडेट हुआ है 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है लोगों ने वर्कर्स ने चुन के कैंडिडेट दिया है। जी। और उससे इसका क्या फर्क पड़ा है? इसका सोनिया गांधी को significance वही ये की वही है, इसका राहुल गांधी significance वही की ये है वही कि- है। कि कल को अगर किसी कैंडिडेट को सुनिए, इस पर हम आगे बहस करें। देखिए, समय एक छोटा सा ब्रेक का, आपको बस लौटते हैं, बन रही हमारे साथ।
पंकज झा। हाँ, प्रणव झा। मैं अपनी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो मैं प्राइमरीज की बात कर रहा था, जो 16 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हुआ है पहली दफा इस देश में कांग्रेस के पार्टी में, वो इसका simply सबसे आई बड़ा वोट था और कुछ नहीं था। इसका जो सबसे बड़ा महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि ये खुद जिसको आप परिवार बात कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं उसको, आप कितने चुनाव करें पार्टी के गणेश अंदर, परिवारवाद वही का वही है, ये परिवारवाद वही का वही है, ये उसी को खत्म करता है। तो इससे क्या फायदा है? अगर मुझे कल, अगर मैं नहीं, अपने वो काम से समाप्त मैं नहीं करेगा, संतुष्ट हूं, आप गलत कह रहे हैं। अगर मुझे मालूम है कि मेरे वर्कर्स मुझे चुनेंगे तो मैं क्यों आऊंगा दिल्ली चक्कर लगाने अपनी लेकिन लीडरशिप? अशोक चौहान को तो वर्कर ने नहीं चुना है, जिन पर करप्शन के चार्जेस मैं उस पे आता हूं, उनको आपने, मैं उस पे आता हूं। तो ये एक शुरुआत है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर वर्कर खुद अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन चुनेगा, उसके बारे में आपके पार्टी में, आपके तो उससे पार्टी कौन में कमजोर होता है? वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इन्होंने 60 साल परिवारवाद चलाया, 60 साल परिवारवाद चलाने के बाद अब आप जो है शुरुआत कर रही हैं। मनोज वर्मा, जैसा प्रणव झा कह रहे हैं कि ये जो नया फंडा शुरू किया है कि जनता के राय से उम्मीदवार तय किए जाते हैं, जो नया 15 कंस्टिट्यूंसीज में, जनता नहीं, वर्कर्स के द्वारा। हाँ, वही वर्कर जो हैं उसको लेकर, 10 जनपद की राय से उसको होता लेकर है। ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो कांग्रेस के तमाम चरित्र, चेहरा और चाल अपनाने के मजबूर हो रही है, नहीं, ऐसा इसको कुछ भी भी अपना नहीं है। लेगी। ये बिल्कुल और गलत जो है। तरीके, जो पैमाना है कैंडिडेट का, जो ऑब्लाइज करने की जो प्रवृत्ति बनी है कि उस नेता को पार्लियामेंट में देखना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चूंकि उनका एक 60 गांठ है, लिहाजा उनके खिलाफ ऐसी कोई ऐसे उम्मीदवार दे दो रमाकांत जी, ताकि उनका आना सुनिश्चित हो जाए। रमाकांत जी इस बात से सहमत नहीं होंगे, ऐसी लेकिन कोई ये तो 60 सच गांठ है। नहीं। आप ही की बात कर रहे हैं जी, इस बार लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने टिकटों का बंटवारा किया है, उसमें तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर शायद पार्टी कैडर की भावनाओं को नहीं देखा गया, सिर्फ यह देखा गया कि व्यक्ति कौन है, वो जी सकता है, नहीं जी सकता है। 2 दिन पहले पार्टी में शामिल हुआ, सुबह हुआ, टिकट दिया। लेकिन आप जो कहते हैं, आप तो पार्टी कैडर वाली पार्टी, आप कैडर वाली पार्टी कहते हैं ना, को खड़ा किया कैडर वाली पार्टी कहते हैं, विरोध होगा ही। कैडर 1, 2, 3 हो, 70-80 सीटें नहीं, इवन कैडर कल शामिल हुए, आज कैडर बेस्ड पार्टी में भी डिफरेंस। रमाकांत गोस्वामी में आपके यहाँ जो रमाकांत तिवारी, आपके यहाँ जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उस सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, बोर्ड तो चुनाव समिति अलग है, चुनाव समिति अलग है। जो चुनाव समिति है, चुनाव समिति जो टिकट देगी, लोग चुन के आएंगे, उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड उसका ख्याल रखेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि केंद्रीय चुनाव समिति में जो लोग हैं, उसमें कई लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि उनकी वो पार्टी बनेंगे, उनके लिए तो आपकी बात कर रहा हूं, चुनाव समिति के अंदर नहीं सुनी जाए, उनके क्या डिस्कशन होता है, क्या डेलिब्रेशन होता है, उस कमेटी में, ये हम मीडिया में डिस्कस नहीं उस करेंगे। कमेटी में आपके वो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। उस चुनाव समिति में आपकी हमने पार्टी, देखिए अंदर कमेटी के अंदर बात करके जो उम्मीदवार निर्धारित किया, आप उसके बारे में बात करिए। आप राष्ट्रीय इशू पे हमारी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, हमारी जो चुनाव समिति है उसके फैसला के अलावा पार्टी तय करती है कि किस नेता के खिलाफ क्या कैंडिडेट देना है। हमारी पार्टी के अंदर जो डिस्कशन होता है, जब हम उसे गुंजाइश खत्म हो गई बीजेपी में, हम उसे क्यों, वो हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर। मोदी के आने के बाद आपके पार्टी में डिस्कशन की गुंजाइश खत्म हो गई है। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। ये वाक्य तो आपको जनता कांग्रेस के लिए बोलना चाहिए, ये मोदी जी के पहले भी नहीं था। हमारी पार्टी में इतना ज्यादा डिस्कशन होता है कि हम में से कुछ लोगों को लगने लगा है कि कुछ जरूरत से, आवश्यकता से अधिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इनके यहाँ कोई डिस्कशन होता ही नहीं है, दूसरे एक्सट्रीम पर है। तो ये आपका कहना तो बिल्कुल, आपका ये कहना नहीं, कुछ नहीं अडॉप्ट किया। तो हम अपने को लेटर क्यों लिखना पड़ा? जो हमारे वो भी हमारे ब्लॉग लिखना, वो भी हमारे इंटरनल डिस्कशन का। अडवाणी जी ने जो आप अपनी बात कही जी, सुनिए, जो भी ये हमारे सब हमारी पार्टी के इंटरनल डिस्कशन का ही एक पार्ट है। हाँ, ये आप कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो लग रहा है कि जो पब्लिक डोमेन में, कि अगर इस पर डिस्कशन का गुंजाइश थी तो अगली बार खत्म हो जाएगी। कुछ आपकी पार्टी कुछ बातें हो सकती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए थी, गलती से या किसी और कारण से चली गई होंगी। क्योंकि उसी कमेटी के दुखी नेता बाहर में ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं देश को, मीडिया को, कि जो कुछ अंदर हो रहा है उससे हम सहमत नहीं हैं।
क्या आप ये कांग्रेस क्या आप कांग्रेस के लिए बोलिए। कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता सोनिया गांधी के खिलाफ ट्वीट कर सकता है क्या? मैं आपको कौन सी बताना डेमोक्रेसी चाहता की हूं बात ही कर रही हैं? कि राजनीति में मैं आप इनको ये चुनौती देखें- देता हूं उनको पार्टी के अंदर में उनको मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये सोनिया गांधी के खिलाफ ट्वीट लिख करके दिखाएं, राहुल गांधी के खिलाफ ब्लॉग लिख करके दिखाएं। कांग्रेस के विचार से सहमति रखने वाला इस देश के हर गांव में एक व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर जगह मिलेगा। वो समाप्त होते जा रहे हैं। प्रचार उस समय प्रचार के बाद वाली कोई पार्टी नहीं बचेगा। जिसको आप काडर कह कोई रहे नहीं हैं, बचेगा। प्रचार वाली पार्टी जिसको काडर कह रहे हैं वो बीजेपी है, क्योंकि प्रचार करने के लिए झूठ आपका की वो आवश्यकता- टाइटैनिक झूठ को प्रचार करने के लिए आपकी प्रचारक की आवश्यकता टाइटैनिक होती है। शिप जैसी है, आप डूब चुके हैं और अब तो आपके ऊपर देखिए, फिल्म बनेगी बॉलीवुड से। उम्मीदवारों के नाम पर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो सिर्फ दिखावा और पाखंड कर रहा बिल्कुल। है। और निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति में तो फिर सभी कुछ पाखंड है। नेताओं का आपका एक- ये प्रोग्राम भी एक पाखंड ग्रुप है, जो आपका ये नहीं टीवी चाहते चैनल भी हैं कि पाखंड वरिष्ठ नेताओं है, के देश की खिलाफ पूरी राजनीति कोई ऐसा पाखंड है। कैंडिडेट पेश किया इतना जाए नेगेटिव जो एटीट्यूड उनको लेकर के हरा अगर आप सके। निश्चित चलेंगे तौर तो पे कैसे उनको कोई काम पार्लियामेंट होगा? में दूसरे लोग देखना चाहते हैं। और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सारी पार्टियां इन्वॉल्व है, इसमें किसी से लुका छिपी नहीं है। तो निश्चित तौर पे पॉलिटिकल पार्टियों के सामने जो पाखंड है, उस पाखंड का नाम राजनीति है। बन रही हमारे साथ खबरों के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका